मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। अपना विषय है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास की एक युग निर्माणकारी घटना थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, कार्यकलापों और उपलब्धियों से भारतीय राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया कि आधुनिक भारत के इतिहास में 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का युग गांधी युग के नाम से विख्यात है। उन्होंने असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के एक नया मोड़ दिया और करोड़ों भारतीयों में नवीन उत्साह का संचार कर दिया। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भारत के शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया जाए। यह एक विशिष्ट अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन के अवसर पर नरम और गरम दोनों ही विचारों के नेता आए थे, परंतु इस बार उग्रवादियों का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। गांधी ने विशेष रूप से आयोजित इस अधिवेशन में कहा, अंग्रेजी खूनी हाथों से एक भी भेंट स्वीकार करने से पूर्व उनको पश्चाताप करना होगा। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग संभव नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के अंग्रेजों के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण युद्ध प्रारंभ करना होगा। इसको विस्तार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समस्या यह है कि स्वराज व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा प्राप्त करना या बिना उसके यह जानते हुए कि अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नई व्यवस्थापिका सभाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अतः उन्होंने शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का तीव्र विरोध भी हुआ। विरोध करने वालों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, CR दास, मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे। एनी बेसेंट ने तो प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष बताया था। इसी प्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता पारस्परिक हिंसा और घृणा के द्वारा आपस में असहयोग कर रही है। असहयोग आंदोलन के कारण डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है, खिलाफत पंजाब की भूलों और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से पानी गिराने के ऊपर बह चला और उनके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को आकर और प्रवृत्ति में बढ़ा दिया। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीतारामैया ने असहयोग के उपरोक्त 3 ही कारण बताए हैं, परंतु नेहरू ने उसे समय राजनीतिक अवस्था का चित्रण करते हुए अपनी जीवनी में लिखा है कि उन दिनों गांवों में बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हम शहर वालों को इतने बड़े किसान आंदोलन का पता तक नहीं था। किसी अखबार में एक पंक्ति तक नहीं आती थी। स्पष्ट है कि अन्य कारणों से भारतीय जनमानस में व्यापक असंतोष की भावनाएं विद्यमान थी। वे भी असहयोग आंदोलन की भूमिका बनी। निम्नलिखित कारण है जिन्होंने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। पहला कारण है युद्धोत्तर भारत में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे स्वयं अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। लॉर्ड बेकनहेम ने कहा था, कितना अच्छा होता यदि सचमुच भारत की सहायता के बिना युद्ध विजयपूर्ण समाप्ति पर लाया जा सकता था। भारतवासियों को ये विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन संसार को दिए गए अपने वचन का पालन करेगा। वह उन आदर्शों और सिद्धांतों की स्थापना करेगा जिसकी वह युद्ध के समय घोषणा करता है।
भारत के अधिकांश जागरूक व्यक्ति यह आशा करने लगे कि उन्हें स्वशासन अब मिलने ही वाला है, परंतु स्वायत्त शासन के नाम पर भारत को मोंटफोर्ट सुधार दिए, जिससे देश को असंतोष था। इस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और साथ ही देश के कई भागों में अकाल और प्लेग के प्रकोप फैल रहे थे, जिससे पर्याप्त जनहानि हो रही थी। शासन द्वारा इन प्रकोपों से निपटने के लिए उठाए गए कदम असंतोषजनक थे। जनता की व्याकुलता और रोष तीव्र होता गया। इस प्रकार युद्धोत्तर भारत के राजनीतिक आर्थिक स्तर पर शासन के विरुद्ध अत्यधिक क्रोध व्याप्त था। जनमानस दुखी थी। जनता का यह विक्षोभ घोर सूखे ढेर के समान था। घास के इस सूखे ढेर पर कुछ घटनाओं को माचिस लगाने का कार्य किया। मोंटफोर्ट सुधारों का विरोध। दूसरा पॉइंट, युद्ध के दौरान ब्रिटेन में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि युद्ध के पश्चात वे भारत को स्वशासन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। युद्ध के पश्चात वे 1919 में एक सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत के स्वशासन के वायदे को पूरा नहीं किया गया, मात्र इसके अंतर्गत प्रांतों में आंशिक स्वशासन लागू किया, परंतु केंद्रीय सरकार सर्वथा निरंकुश बनाई गई। इस सुधार अधिनियम से भारतीयों की आशा पर तुषारपात हुआ। तिलक ने कहा, हमें बिना सूर्य के सवेरा दिया गया है। बाद में गांधी भी अधिनियम के विरोधी हो गए। उन्होंने कहा कि यह सुधार भारत की संपदा ब्रिटेन ले जाते रहने की एक नई चाल है। नेहरू ने इन सुधारों को व्यंग्यपूर्ण ढंग से स्वराज्य की पहली किस्त कहकर इसका उपहास किया। मोंटफोर्ट सुधारों से किसी उग्रवादी को संतोष नहीं हुआ। इसके विपरीत उनका ये निश्चय दृढ़ हो गया कि स्वराज उन्हें दिया नहीं जाएगा, यह तो उन्हें छीनना होगा। 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन सुधारों को अपर्याप्त तथा निराशाजनक बताया गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी इन सुधारों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे सुधारों का देना जहां इंग्लैंड के अनुदार दृष्टिकोण का सूचक था, वहां उनको स्वीकार करना भारत के लिए भी अपमानजनक था। इन सुधारों से विशेषकर शिक्षित वर्ग में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट, रोलट एक्ट। दिसंबर 1917 में सरकार ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के संबंधित अपराधपूर्ण षड्यंत्रों के तौर तरीकों पर रिपोर्ट देने और उनका सामना करने के लिए आवश्यक कानून भी रूपरेखा सुझाने के लिए जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की, जो रोलट कमेटी के नाम से विख्यात है। अप्रैल 1918 में कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस कमेटी ने यह निर्णय किया कि क्रांतिकारी अपराधों का दमन करने के लिए साधारण फौजदारी कानून अपूर्ण है और देश में शांति स्थापित करने के लिए 2 अधिनियम बनाए जाने आवश्यक हैं। अतः सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 2 विधेयकों का मसौदा तैयार किया। भारतीयों के तीव्र विरोध के बावजूद सरकार ने फरवरी 1919 में 2 बिलों में से एक को आतंकवादी और क्रांतिकारी अपराध नियम के नाम से कानून बना दिए। इसके अनुसार सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, उसको चाहे जितने समय तक जेल में रख सकती थी। महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट का तीव्र विरोध किया और वायसराय को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रोलट एक्ट वापस नहीं लिया गया तो उनके लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। परंतु गांधी जी की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सरकार ने 18 मार्च 1919 ईस्वी को रोलट एक्ट पास कर दिया। इस पर गांधी जी ने सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस रोलट अधिनियम को असहयोग का जनक कहा। इस अधिनियम का अर्थ था भारतवासियों की स्वतंत्रता का अपहरण। इसको चारों ओर विरोध हुआ तथा इसे काला कानून कहा गया। CY चिंतामणि के शब्दों में इन विधेयकों का विरोध परिषद के गैर सरकारी भारतीय सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों सबने समान रूप से किया, परंतु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तनिक भी न झुकी। चारों दिशाओं से रोलट अधिनियम के विरोध की आवाजें आने लगी। महात्मा गांधी ने घोषणा की
कि वे इस काले कानून के विरोध में आंदोलन चलाएंगे। अतः उन्होंने घोषणा की कि 6 अप्रैल को सारे भारत में रौलट अधिनियम को मातम दिवस मनाया जाएगा, जिसकी पुकार पर भारत के अनेक नगरों में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। कहीं कहीं पर जनता और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई, हिंसा की वारदात भी हुई और पुलिस ने जनता को पीटा भी। इस आंदोलन की तीव्रता को देखकर शासन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, परंतु गिरफ्तारी से आंदोलन और भड़क उठा। यद्यपि गांधी जी भारत छोड़ दिए, परंतु शासन तो बावला हो गया। उसने अपना पाशविक दमन चक्र प्रारंभ कर दिया, जिसकी परिणति हुई पंजाब के जलियांवाला बाग कांड में। नेक्स्ट 4th है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के गवर्नर जनरल सर माइकल ओ डायर ने अत्यंत कठोर एवं दमनकारी शासन स्थापित कर रखा था। इससे पंजाब के लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया और उन्हें धर्मशाला नगर में नजरबंद कर दिया। इससे अमृतसर के नागरिकों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने जुलूस बनाकर अपने नेताओं की रिहाई की मांग की। डिप्टी कमिश्नर की कोठी को चारों ओर भटना शुरू कर दिया। यद्यपि भीड़ शांत थी, परंतु रास्ते में रेल के पुल के पास पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे 2 व्यक्ति मारे गए। इससे भीड़ अनियंत्रित और क्रुद्ध हो उठी। उसने यूरोपीय लोगों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भीड़ में नेशनल बैंक और अलाइड बैंक में आग लगा दी और यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। टाउन हॉल और दूसरी सार्वजनिक इमारतों को नष्ट कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायल सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया और बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सभ्य संसार के इतिहास में ये एक सर्वाधिक शर्मनाक घटना थी। यद्यपि शासन ने सभी प्रयत्न किए कि यह समाचार बाहर नहीं जाए, परंतु राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने जान जोखिम में डालकर इन समाचारों को प्रकाशित किया। जैसे पंजाब के वहशियाना और पाशविक नरसंहार की खबरें बाहर पहुंची, लोग दहल उठे, कांप उठे। डायर के निर्जल अत्याचारों के विरुद्ध संपूर्ण देश क्रोध से पागल हो गया। केंद्रीय असेंबली में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक के बाद एक प्रश्न कर सरकार को विवश कर दिया कि वह घटनाओं का सच्चा वर्णन करे। नवयुवकों और क्रांतिकारियों का खून उबलने लगा। लाला लाजपत राय ने कलकत्ता के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सार्वजनिक रूप से इन अत्याचारों की निंदा की। शासन के इस जालिनामा बर्ताव से संपूर्ण देश दहल उठा। दुखी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का खिताब शासन को लौटा दिया और कहा, वह समय आ गया है कि जब सम्मान के इस पदक हमारी लज्जा और अपमान को प्रकट करते हैं। एक अंग्रेज C.F. एंड्रूज ने यह नरसंहार के संबंध में कहा है, अंग्रेज निर्जल हो गए। भारत के कोने कोने से पंजाब के इन अत्याचारों की भर्त्सना होने लगी। आखिर शासन को जन क्रोध शांत करने के लिए कुछ लिपापोती करनी ही पड़ी। नेक्स्ट है हंटर समिति। शासन ने जनता के क्रोध को शांत करने के लिए एक हंटर समिति कायम की। इस समिति का उद्देश्य जलियांवाला बाग के संबंध में आरोपित आपत्तियों की जांच करना था। इस समिति की अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने की थी तथा अन्य सदस्य थे चिमनलाल सितत्ववाद तथा पंडित जगत नारायण। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, परंतु हंटर महोदय ने दोष शासन पर नहीं फिर से जनता पर लगाया। आपने कहा कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना नहीं चाहिए था। हाँ, यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि जनता पर अनावश्यक अत्यधिक अत्याचार किए गए। समिति ने डायर को अधिक गोलियां चलाने के लिए दोषी भी ठहराया। हंटर समिति की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं हुई। उसने अधिकारियों के नृशंस कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयास किया। सत्याग्रह को दोषी ठहराया गया। डायर के कार्य और उचित बताया गया, लेकिन समिति ने इतना स्वीकार किया कि डायर ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया था और अधिकारियों ने जनता पर पाशविक अत्याचार किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस द्वारा जांच समिति।